बच्चों अगला हमारा टॉपिक है व्याकरण का पदबंध। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, पदबंध क्या होता है? पदबंध पदों का समूह होता है। जब हम व्यवस्थित रूप से पदों को जमाते हैं तो वह मिलकर पदबंध कहलाता है। जब पदों का समूह मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है तो हम उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि पहला है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो इस प्रकार पदबंध के 5 भेद होते हैं। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जो संज्ञा को बोध करता है, यानी जिसका अंतिम जो पद है वो संज्ञा होगा, वह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। सर्वनाम का काम करने वाला पद समूह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। उसी प्रकार संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद समूह को विशेषण पदबंध कहते हैं। जब एक से अधिक पदबंध मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं तो वे क्रिया पदबंध कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले पदबंधों को हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। तो इस प्रकार 5 प्रकार होते हैं पदबंधों के, और इन्हीं के आधार पर हमें इसकी पहचान करनी पड़ती है। अब बच्चों हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला जो आपका उदाहरण है वो है दशरथ नंदन राम वन गए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंतिम वर्ण जो शब्द है, पद है, वो क्या है? राम। और राम संज्ञा शब्द है, इसलिए ये पूरा क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध। दूसरा है अधिक बोलने वाले तुम चुपचाप क्यों बैठे हो। अब यहाँ पर अंतिम जो पद है वो है तुम, और ये सर्वनाम है, इसलिए ये पूरा का पूरा जो रेखांकित वाक्यांश है यह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तीसरा उदाहरण है उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। तो यह किसकी विशेषता बता रहा है? ये जो पूरा पद है यह आदमी की विशेषता को संबोधित कर रहा है, इसलिए यह पूरा रेखांकित पद विशेषण पदबंध कहलाता है। अगला उदाहरण है छात्र पढ़कर सो गया। पढ़ना भी क्रिया होती है, सोना भी क्रिया होती है और गया भी क्रिया होती है। तो ये पूरा मिलकर क्रिया को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए यह क्रिया पदबंध का उदाहरण है। 5वां पॉइंट है सूरज धीरे धीरे डूबता जा रहा है। डूबता जा रहा है ये क्रिया है, और इस क्रिया की विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे डूब रहा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आया होगा कि पदबंध क्या होते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, अगला जो हमारा दोहरान का टॉपिक है वो है विज्ञापन लेखन। बच्चों विज्ञापन लेखन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जिन्हें हम दोहरा लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए। जिसे विशेष रूप से बताया जाए वो विज्ञापन है। विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना होता है। विज्ञापन के माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को जानकारी देते हैं। विज्ञापन आकर्षक व रंगीन होना चाहिए। विज्ञापन प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाए जिसमें कम शब्दों में अधिक से अधिक बात हो, और कोई पंक्ति ऐसी लिखें जो स्लोगन की तरह हो या ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। इस तरह की कोई पंक्ति हमें अवश्य डालनी चाहिए। विज्ञापन आकर्षित होने चाहिए और हमें सीमित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। विज्ञापन जिस विषय के बारे में हो उस विषय की पूरी विशेषताएं, उसका महत्व आदि को वह बताने वाला हो, जिससे उपभोक्ता को यानी कि जो खरीदने वाला है उसे खरीदारी में सुविधा हो। अब इसका भी एक हम उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। जैसे प्रश्न है आपका, रुचिकर परिधान शोरूम को अपने परिधानों की बिक्री बढ़ानी है। वे सभी परिधानों पर 20% तक की छूट दे रहे हैं। इस संबंध में एक आकर्षक विज्ञापन हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले देखिए मुख्य जो हेडिंग है वो उन्होंने क्या लिखा है? रुचिकर परिधान शोरूम। सेल, क्योंकि 20% की छूट है तो यहाँ पर सेल शब्द उन्होंने दिया है। मनमोहक एवं मनभावन कपड़ों का एकमात्र स्थान रुचिकर परिधान शोरूम। तो इस तरह से हम इसको पूरा हम इसको बता सकते हैं, क्योंकि जो मेन हमारी हेडिंग है वो यही होनी चाहिए, और हेडिंग को हमें बहुत अच्छे से हाईलाइट करके बड़े बड़े शब्दों में लिखना चाहिए। इसके बाद इसके जो
शब्द हैं जो हमें आकर्षित करते हैं, जैसे स्लोगन हो गया या कुछ इस तरह के वाक्य हो गए, तो आधुनिक फैशन, मनभावन रंग, सभी आयु के लिए उपलब्ध, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे, ये प्रेरक वाक्य है। यह जो छूट है उसके बारे में बताया गया है और ये इस तरह से हम रेखा चित्र बना सकते हैं। इसकी जगह आप कपड़ों का भी चित्र बना सकते हैं। तो इस तरह बच्चों हमें विज्ञापन तैयार करना है। अगला हमारा दौरान का जो टॉपिक है वह है लघु कथा लेखन। बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा था, लघु कथा कहानी का ही एक छोटा रूप होता है। जब हम कम शब्दों में कहानी लिखते हैं तो उसे लघु कथा कहते हैं। इसके कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जिनको हम आज डिस्कस करते हैं। दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही लघु कथा का विस्तार करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि आपकी जो लघु कथा है या तो शीर्षक दिया जाएगा या प्रस्थान बिंदु, जिन्हें हम संकेत बिंदु या रूपरेखा भी कहते हैं, वो दिए जाएंगे और उसके आधार पर आपको अपनी कहानी पूरी करनी है। लघु कथा का आरंभ आकर्षक होना चाहिए, यानी जो शुरुआत हम करते हैं वो बहुत ही आकर्षक होनी चाहिए। लघु कथा की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द व लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। ज़्यादा लंबे वाक्य अगर हम बनाते हैं तो हमारे वाक्य सही तरह से नहीं बन पाते हैं और कहानी इतनी प्रभावी नहीं बनती है। इसलिए कहानी लिखते समय हमें छोटे छोटे वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। लघु कथा को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए, क्योंकि कहानी हम पास्ट टेंस में बोलते हैं ना, इसलिए हमें कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखनी चाहिए। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। कहानी से मिलता जुलता ही अंत होना चाहिए, वरना कहानी हमारी सही नहीं बनेगी। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख स्पष्ट व संक्षिप्त होनी चाहिए। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है इसका भी हमें यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट रूप से हमें बताना चाहिए। तो बच्चों ये है कुछ आपके बिंदु जिनको ध्यान रखकर आप कहानी बना सकते हैं। तो बच्चों आई थिंक आपको ये दौरान अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका घर पर अभ्यास करें, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।